नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप तमाम भावी शिक्षकों का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। मेरे सभी शिक्षक भाइयों, बहनों, आप सबों के लिए एक विशेष क्लास लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जिसकी नियमावली आ चुकी है, सीटों का रोस्टर आ चुका है और वैकेंसी आने ही वाली है। और हाँ साथियों, ये जो वैकेंसी आएगी, ये कैसी आएगी, इसको लेकर एक हल्की सी झलक जो है बीपीएससी सचिव रवि भूषण के द्वारा दिया गया कि पीआरटी के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज, पीजीटी के लिए जनरल स्टडीज उस सब्जेक्ट और पीजीटी के लिए भी जनरल स्टडीज उस सब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसी पैटर्न पर बीपीएससी ने एक और एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिस एग्जाम का नाम था बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम। और इस हेडमास्टर के लिए जो बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था साथियों, उसमें भी वही पैटर्न, सेम पैटर्न को फॉलो किया गया था और वही पैटर्न आप टीजीटी की एग्जाम के लिए भी फॉलो किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पैटर्न को समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन के लेवल को देखना, 31 जुलाई को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसके प्रश्न को मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूं और पूरा डिटेल में इसका ऑपरेशन करेंगे। कहां से कौन क्वेश्चन आया है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों कि आपके लिए मैंने लाया है ये आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 1, लगभग 3 घंटे का वीडियो। फिर आपके पास अवेलेबल है मिडाइवल हिस्ट्री का लगभग 3 घंटे का वीडियो और आपके पास अवेलेबल है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का 3 घंटे का वीडियो। इस तरह से मैंने आपको को टोटल 9 घंटे का हिस्ट्री क्लास प्रोवाइड किया है। और यकीन मानिए साथियों, अभी जो क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाने वाला हूं बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम का, उसमें इन सभी क्लासों से आपको क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ओ ये तो बहुत ही शानदार क्लास थी। अगर आप लोगों ने अभी तक उस क्लास को मिस किया है तो उसे कृपया जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, समझ बेहतर होगा। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम के क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल ऑपरेशन करते हैं, पैटर्न को समझते हैं और एग्जाम की तैयारी को धार देने का काम करते हैं साथियों। अगर और हाँ साथियों, जितने भी हमारे भावी शिक्षक हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं, आपका शिक्षक बनना तय है। लेकिन जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सर्वेश सर अपने भाई के लिए प्यारा प्यारा कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि व्यू बहुत जाता है या फिर नहीं भी जाता, लेकिन कमेंट कम आता है। कमेंट आना चाहिए। आपका कमेंट हमें क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, मोटिवेट करेगा और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना धमाकेदार सीरीज बीपीएससी हेडमास्टर के क्वेश्चन के साथ। और ये जो डिटेल डिस्कशन है साथियों, ये सिर्फ आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। बाकी तो बहुत सारे चैनल पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑपरेशन जो है वो सिर्फ आपको सर्वेश सर ही करके दे सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है साथियों, कांग्रेस में उदारवादियों पर आरोप आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत को किसने प्रयोग किया? देखिए, कांग्रेस ने क्या कहा था, कांग्रेस के उदारवादियों को कहा था कि आप लोग क्या है, सुरक्षित वाल्व बनाए हुए हैं। मतलब आप लोग ना किसी का विरोध करते हैं ना कुछ करते हैं, बस खाली क्या करते हैं, बैठे जमे हुए रहते हैं। ये जो है ये प्रसिद्ध, और हेडमास्टर का एग्जाम है तो हेडमास्टर जी के लिए हरा कलम यूज होता है। आज हम लोग भी ग्रीन पेन यूज करते हैं क्या। ठीक, ये प्रसिद्ध कथन किसका है, लाला लाजपत राय जी का। लाला लाजपत राय जी ने कहा कि कांग्रेस के उदारवादी जो है ये सुरक्षित बाल के बनाए हुए, मतलब क्या है कि जो भी कांग्रेस के उदारवादी नेता थे वो अंग्रेज से क्या करते थे, डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेजों के पास अपने मांगे लेकर पहुंच जाते थे। ठीक है। उसके बाद आपको डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में पता ही है कि ये क्या थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ओके। और रजनी पाम दत्त जो है ये प्रसिद्ध इतिहासकार थी। और जब हम लोग पिछले वीडियो करा रहे थे तो उसमें रजनी पाम दत्त के बहुत सारे कथनों को चर्चित करवाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। ओके, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के टाउन हॉल से, कोलकाता के टाउन हॉल से इसको स्टार्ट किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ठीक ना। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कौन करते हैं, दयानंद सरस्वती करते हैं। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कौन लाता है, लॉर्ड कर्जन। कौन लाता है, लॉर्ड
करजन, जो कि क्या था, सबसे छोटा वायसराय था, ठीक ना। और असहयोग आंदोलन तो आपको पता है कि 1 अगस्त को स्टार्ट होता है, 1 अगस्त 1920 को। ओके, देखने में कोई समस्या है तो चलिए चेंज कर देते हैं, ब्लू ही ठीक है, ठीक। कहता है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, बहुवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो भारत का महान बहुवृद्ध व्यक्ति, भारत के 1996 1900 क्या है, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। और दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया था, भारत का पहली बार आय का, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, प्रति व्यक्ति आय का। तो इनके समय कितना था प्रति व्यक्ति आय? मात्र 20 रुपया था, ठीक ना। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जो बीपीएससी का है, ये सेट नंबर आपका सी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन बनी थी? आपकी एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है ना साथियों। लेकिन पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 में कौन बनी थी? कानपुर अधिवेशन में कौन बनी थी? आपकी सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और अगर प्रथम महिला कहे तो एनी बेसेंट। और राजकुमारी अमृता कौर जो है, ये स्वतंत्र भारत की कैबिनेट मंत्री थी। और सुचिता कृपलानी जो है, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, या फिर यूं कहे कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। ओके, आइए, आप लोग 5 सवाल का डिटेल ऑपरेशन देख चुके हैं। अगला सवाल है, किस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का पोस्ट डेटेड चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक, ऑफ ए सिंक बैंक। पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए सिंक बैंक की संज्ञा दी गई थी। और ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू कहा था, दरवाजे पर जंग लगी कील। दरवाजे पर जंग लगी कील की संज्ञा दी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अबुल कलाम आजाद जो है, इस समय कांग्रेस के क्या थे? प्रेसिडेंट से। कहता है बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो बांटो और छोड़ो का नारा जो है, ये आपका मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग के किस व्यक्ति के द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। यही जिन्ना जो था, क्या था? पाकिस्तान के प्रथम प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये भारत विभाजन के पक्ष में नहीं था, लेकिन बाद में ही सोचा कि हमको भारत में कोई पद मिलेगा नहीं, अगर इसी को राष्ट्रपति बना दिया जाता तो हो सकता था कि ये भारत का विभाजन रोक लेता। और मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, ये तो आपके कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कब से हुआ था? 1930 में हुआ था, डांडी मार्च के द्वारा। किसके द्वारा? 1930 में। कौन सा मार्च हुआ था साथियों? तो डांडी मार्च के द्वारा। डांडी मार्च में आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के सलवा आंदोलन से की थी। और ये किस अधिवेशन में किया जाएगा? तो बिल्कुल सही, आप लोग क्या एकदम सही सोच रहे हैं। क्या था? लाहौर अधिवेशन 1929। और लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की था? जवाहर लाल नेहरू ने। ओके, और लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पहली बार क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ओके, ठीक ना। और कराची अधिवेशन 1929 में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, मौलिक। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में जो है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का समर्थन हुआ था। आइए, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया। देखिए, भारत के विभाजन को प्रथम बार स्वीकार किया गया था साथियों, आपको माउंटबेटन योजना के द्वारा। इसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था भारत के विभाजन को प्रथम बार। और माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 1946 में आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। बेबेल योजना 1945 में आया था। इसी तरह शिमला समझौता हुआ था, यह भी 1946 में ही आया था। कैबिनेट मिशन लेकिन क्या हुआ था? फेल हो गया था उसके बाद। कहता है किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया? वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयम शीतलम मातरम, वंदे मातरम।
जो भी क्या है वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ये किस आंदोलन के दौरान? तो बिल्कुल सही, बंगाल विभाजन के दौरान। और इस गीत की रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और ये पहली बार कहाँ छपा था? तो आनंद मठ में। कहाँ छपा था? आनंद मठ पुस्तक में, ठीक ना। चलिए, और मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में तो मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो पड़ा ही है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा हुआ था चंपारण आंदोलन में। आपको पता ही है कि गांधी जी आए थे और बत्तख मियां ने गांधी जी का प्राण बचाया था। और होम रूल लीग आंदोलन आपको पता ही है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। ये सब आपको करवा दिए हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में, ठीक ना। और आपका होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। ओके। और होम रूल आंदोलन के नेत्री कौन थे? एनी बेसेंट। इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। और ये जो है रामगढ़ कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। और ये अबुल कलाम आजाद जो है वर्तमान तक कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का इनको क्या है? गौरव प्राप्त है। आइए अगला देखते हैं। कहता है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह शब्द किसने कहा? यह प्रसिद्ध शब्द है जो बी एस स्मिथ का है। किसका है? बी एस स्मिथ का। और यही बी एस स्मिथ जो है ये प्रसिद्ध क्या था? अर्थशास्त्री था। तो इसी ने कमेंट किया था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का सिद्धांत है। कहता है सोचा, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? तो ये गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? आनंद। तो ऐसा किसने सोचा था? आनंद ने सोचा था। ओके। अश्वघोष और बिंबिसार, ये बिंबिसार और अजात शत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, ठीक ना। 483 ईस्वी पूर्व में और पाटली राजगिरी में। कहता है किसके द्वारा तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, कसाबा और बरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? यह प्रसिद्ध बंदरगाह जो है ये कहाँ? पश्चिमी तट पर स्थित है। और इसे किसके द्वारा मिलाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है। चलिए, कहता है वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? वह प्रथम भारतीय मुसलमान जो कि भारत में ही जन्म हुआ, भारतीय ही का मार्ग संतान था, वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। मुबारक खिलजी, खिलजी वंश का सबसे अंतिम शासक था। ओके। और खिलजी वंश को आपको पूरा डिटेल में करा ही दिए हैं। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का स्थापना करता है। और उसके बाद क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा भी और दामाद भी शासक बनता है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है क्या होती है? खिलजी सल्तनत टूट जाती है। और फिर नाम मात्र का सुल्तान रह जाता है। और लास्ट में मुबारक खिलजी को हटाकर क्या करता है? आपका तुगलक जो है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारी से पैदा हुए हुए थे। इसमें क्या देखना ये थे? जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर जो है ये जो हरकाबाई से पैदा लिया था, अकबर का पुत्र था। और शाहजहां जो है ये क्या था? जहांगीर का पुत्र था। और ये मानबाई से पैदा लिया था, ठीक ना। पता निम्न में से किसके द्वारा किसानों को उसकी खेती का जमीन से अलग कर दिया गया? ये भी कोई सोचने वाली है। अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस लाया था। और इसी के द्वारा क्या हुआ साथियों आपको? और महालवाड़ी। और ये कल कल जो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो करवाए हैं उसमें ये पूरा डिटेल से करा दिए हैं। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, प्लीज देखिए साथियों, प्यारे शिक्षकों, भाइयों, ठीक ना। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो डी के कर्वे ने। डी के कर्वे को ब्राह्मण सुधारवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की रचना की थी। गुलामगिरी की रचना की थी ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले जो है ये क्या थे? दलित सुधारक थे, ठीक ना। और बी एम मालाबारी भी, ये भी दलित सुधारक थे। और डी आर कर्वे क्या थे? एक समाज सुधारक थे। और इन्होंने विधवा ब्राह्मण महिला से विवाह। इस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को उन्मुक्त किया था। तो देखिए, सिविल सेवकों की पहले परीक्षा 1919 तक कहाँ होते रही? लंदन में ही होते रही। लेकिन उसके बाद कहाँ आ गया ये?
उसके बाद ये परीक्षा इंडिया में होने लगा, तो ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। और 1861 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई थी? उच्च न्यायालय की। पहला 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में बनाया गया था। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हुआ? पूर्ण रूप से व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया। और साथ ही इसी के द्वारा आपका क्या किया गया? मैकाले मिंट की भी मंजूरी दी गई, ठीक ना? कहता है 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो 1530 में जो है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक था आपका साथियों शेर खां। कौन था? शेर खां था। और शेर खां, ठीक ना, को ही आप लोग शेरशाह के नाम से शायद पाचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचेत क्या है? तो निश्चित ही वर्णित है। ये किसकी पुस्तक है? पद पद पादशाहनामा। और पादशाहनामा की रचना की कौन किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? बर्नी ने। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। आप लोग जानते हैं पाचेत, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आइकोस की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया? तो ये क्या है? करंट अफेयर का प्रश्न है। ये था आपका अमिताभ बच्चन। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो ये 2025 केंद्र जो है ये मलेरिया और उन्मूलन पर केंद्रित है। और भारत का लक्ष्य भी है 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली में खोला गया और इसके कुलपति करना महेश्वरी, जो कि भारत की पहली क्या है? ओलंपिक मेडल विनर है, उन्हें घोषित किया गया। ये क्या थी? तो ये संबंधित थी आपको वेट लिफ्टिंग से। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वैसा पहला राज्य जिसने क्या किया? कागज रहित बजट पेश किया, हुआ राज्य आपका कौन बना? उत्तर प्रदेश। ऐप के माध्यम से पेश किया गया। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? ये आपको किसके द्वारा विकसित किया गया? आइए, ये किसके द्वारा विकसित किया गया साथियों? बिल्कुल सही, IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया था। करंट के भी सवाल आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, करंट के भी सवाल आएंगे। तथा इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? ये 7वां संस्करण आपका कहां पर आयोजित किया गया था? पणजी में आयोजित किया गया था, ठीक है। तथा भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके स्वर्ण पदक? तो अभी क्या है? नीरज चोपड़ा 2022 23 के भी दोहा में जो डायमंड लीग हुआ उसमें क्या जीत कर आए हैं? स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं। उसमें उन्होंने 88 दशमलव कुछ मीटर का फेंका है। और इस समय जो है ओलंपिक में उन्होंने कितना फेंका था? तो ओलंपिक में उनका अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है। ओलंपिक में सबसे ज्यादा वो फेंके थे 87.58 मीटर, ठीक है। वर्ष 2021 को नाटो शिखर से सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या विषय था? तो नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके क्या है अटलांटिक महासागर के किनारे बसे हुए देशों को पहले शामिल किया गया। और बाद में क्या हुआ? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और कहता है इसके कौन थे? तो गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। क्या लक्ष्य था? गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। चलिए आगे देखते हैं। कहता नवंबर 2020 के इसके बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग रहा था, तो ये कितना रहा था साथियों? 55% पुरुष और 60% महिलाएं। बिहार के एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि की सब्सिडी का प्रावधान है? तो किस राशि की सब्सिडी का प्रावधान है? तो ये आपका क्या है? 5 करोड़ राशि का सब्सिडी मिलेगा इथेनॉल प्रोत्साहन नीति के तहत। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोलाइबर पुल की लंबाई कितनी है? तो नए कोलाइबर पुल की लंबाई है 1500 मीटर। बिहार का करंट अफेयर भी और सेंट्रल करंट अफेयर भी आप लोग को देखते रहना। UNIP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन सा शामिल है? तो ये आपका इसमें से कोई शामिल नहीं है, इनमें से कोई शामिल नहीं है। कहता है अगला सवाल देखिए, कहता है 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग कितनी थी? तो यह जो है टोटल 36% थी। कितनी थी? 36%। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चांद अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? यह कौन सा दो देश है?
बिल्कुल सही, चीन और रूस ने, चीन और रूस। और आपको पता है कि चीन और रूस गलवाहियां कर रहा है, तो वही दोनों था। ठीक, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो G20 की जो आभासी बैठक हुई थी नवंबर 2020 में, इसकी मेजबानी कौन किया था? तो G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। ओके, और अभी G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि G20 2023 की बैठक कहाँ आयोजित की जाने वाली है? इंडिया में आयोजित की जाने वाली है, और हो ही रही है बैठक दर समय क्या है, बहुत सारा बैठक हो भी गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो धारा है, ये विद्यार्थी शिक्षा अनुपात, शिक्षा को कर्तव्य और शिकायतों का निवारण किससे संबंधित है? तो ये जो है शिक्षा के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण से संबंधित है। ठीक ना, तो आपको ये पढ़ना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा है जीवोपार्जन का साधन। क्या है शिक्षा? जीवोपार्जन का साधन है, और सत्य की तलाश में मानव आत्मा की प्रशिक्षण, ये भी है। भारत की शिक्षा को ये बनाने का लक्ष्य है, और भारत का शिक्षा आदर्श में क्या है? तो सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण है। ठीक, सब क्वेश्चन करा देते हैं। थॉर्नडाइक निम्न में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो सीखने की मूल इकाई किसने माना है इसे? तो व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत क्या है, माना है। कहता है इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो रचनावादी दृष्टिकोण जैसे ही आ जाए आप समझ जाइए वो कौन है, वाइगोस्की है। कौन है? वाइगोस्की है। संज्ञानवादी आ जाए तो समझ जाइए कौन है, प्याजे है। एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है, एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू, जैसे हुआ जन्म लेता है उसकी शिक्षा क्या होती है, शुरू हो जाती है सामाजिक शिक्षा माता पिता के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? यह कौन सी रणनीति है? विषय वस्तु का सार्थक संगठन। शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका रिपोर्ट का शीर्षक था क्या? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। निम्न में से कौन सा शिक्षण के अंतर क्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? अंतर अंतर क्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है आपका साथिया क्या चीज? शिक्षार्थी की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान। ओके, एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया यह एक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण किसका है साथियों? बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर का है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक शिक्षक तभी पढ़ा सकता है जब वह स्वयं सीख रहा है। यह टैगोर का। और आप ये लोग याद रखिएगा कि बिहार में टैगोर, गांधी, नेहरू, इन सबों की विचारधाराओं से प्रश्न बनते हैं बीपीएससी के लिए, ये फेवरेट टॉपिक है। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो अवधारणा बल दिया वह मानव निर्माण शिक्षा तथा सहकारी अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सहकारी अधिगम की अवधारणा है जॉनसन और स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई। और सहकारियों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। सहकारी का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना। शिक्षा के अधिगम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ये जो सिद्धांत किसका उपयोग किया जाता है? प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों की भाषा सीखने को प्रभावित करता है? अहंकारवाद छोटे बच्चों की भाषा सीखने के लिए किसके द्वारा दिया गया था? प्याजे के द्वारा। छोटा बच्चा और संज्ञानात्मक विकास, प्याजे। बच्चा पर ब्रह्मांड का एक अभिन्न बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण किसका है? तो ये प्रसिद्ध दृष्टिकोण किसका है साथियों? बिल्कुल सही, आदर्शवाद का है। किसका है? आदर्शवाद का है। कहता है अगला है रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा के द्वारा जॉन डाइक के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराता है? तो मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350 का ये जो है मातृभाषा में शिक्षा का स्तर उपलब्ध करवाता है। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना जो है आपको किसके द्वारा किया गया था? अरविंदो घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ओके, कहता निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? पाठ योजना में जो है केंद्रीय बिंदु क्या है? तो विद्यार्थी। क्योंकि जब भी पाठ योजना बनाए जाते हैं या हम लोग जब भी लेसन प्लान बनाते हैं उसमें सबसे सेंटर में किसको रखते हैं? विद्यार्थी को। क्योंकि भारतीय शिक्षा नीति एनसीएफ जो है क्या कहता है 2005 की चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए।
एमिल दुर्खिम का कार्यप्रणाली उपक्रम है। एमिल दुर्खिम का कार्यप्रणाली उपक्रम है सामाजिक तथ्य। क्या है? सामाजिक तथ्य। किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? तो किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? ये है आपका डी बुनियादी अनुसंधान। ओके, अगला सवाल देखिए, कहता है शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? तो शरीर के अंगों में प्रसार को, शरीर के अंग में प्रसार हो रहा है तो सिर्फ वृद्धि हो रहा है, विकास तब होगा जब उस अंगों का क्या होगा? सामुचिक उपयोग होगा साथियों। ओके, तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है भावनात्मक मनोविज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे निर्भर करता है? तो भावनात्मक, जैसे बच्चा अपनी माँ को देखकर क्या करता है? सभी आदमी को छोड़कर माँ के गोद में जाने के लिए उतावला हो जाता है। ये कैसा है? तो भावात्मक मनोविज्ञान है। जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्थाओं की प्रमुख है 4 अवस्थाएं। जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कितनी है? 4 है। ओके, पता है सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले गढ़ा गया था किसके द्वारा? तो ये जो है यहाँ पे इसका जवाब क्या है? ई है। और इस बार आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने भी हमारे पीआरटी, टीजीटी और पीजीडीटी के शिक्षक देख रहे हैं, तो किस बार बीपीएससी के सचिव ने बोल दिया है कि ई ऑप्शन को हम देंगे नहीं। तो ई ऑप्शन नहीं रहेगा तो गलती का चांस जो है 10% आप लोगों का कम हो जाएगा, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा। बीपीएससी के हेडमास्टर एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग था। सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल को कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल है? तो सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में जो है कुल जो है 20 सार्वभौमिक। विद्यार्थी को सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? तो ये आकलन के सभी क्या है? प्रकार है। योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, बेंचमार्क आकलन, नैदानिक आकलन। और इसमें जो है सीखने की कठिनाइयों का पहचान करना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा आकलन करेंगे? तो नैदानिक आकलन करेंगे, ताकि उसका क्या करा जा सके? निदान किया जा सके। ओके, अगला देखिए, किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? यह किस प्रकार का कर सकता है साथियों? बिल्कुल भी स्थानिक प्रकार का। ठीक, कहता है बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा के लिए क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम में क्या है? मौलिक अधिकार है। ओके, पता नहीं इतना हल्का एग्जाम में कैसे मात्र जो है 150 आदमी क्या किए थे? पास किए थे हमारे हेडमास्टर सर। हम लोग से लेता था, हम सब क्या करते? आप लोग को क्या लगता है, आप लोग पास करते कि नहीं करते? लेकिन वैसे कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? तो बचपन के दौरान जो है बौद्धिक विकास की विशेषता क्या है साथियों? यह है मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। इसलिए बच्चे को मूर्त रूप से पढ़ाना, जिसको हम लोग देख सकते हैं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उससे पढ़ाना क्या होता है? ज्यादा कारगर होता है। पहल वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? आपको जो है हिमांशी मेडियम का पीडीएफ भी करा दिया गया, उसमें आपको बताए थे फलिक चरण जो है कोहलवेर के अनुसार क्या है? नैतिक विकास का चरण नहीं है। ये है पूर्व परंपरागत चरण है, परंपरागत चरण है, पास परंपरागत चरण भी है। ओके, अगला देखिए, कहता है वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या है? एक छोटी संकल्पना है, और विकास बहुत व्यापक व्यापक संकल्पनाएं हैं। और इसमें क्या है? तो वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। गलत है, वृद्धि तो आपके अंदर हो जाता है। प्याजे के अनुसार संरक्षण की संक्रिया संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को उभारता है? मूर्त संज्ञानात्मक चरण को उभारता है। ठीक ना? तथा निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा स्टेरॉइड टाइप नहीं है? किशोरों के बारे में वे विद्रोही होते हैं, उनके पास अध्यात्मिक अत्याधिक कल्पना होती है, वे दिखने में अजीब होते हैं, वे लापरवाह होते हैं। दिखने में अजीब कैसे हो सकता है? और उसके पास अत्याधिक कल्पना होती है, ये क्या है? स्टेरियोटाइप नहीं है, ये सही है। वो लोग बहुत कल्पनावादी होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे। हम भी सोचते थे कि क्या करेंगे, आईएएस बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजीकरण का विरोध करता है? तो समाजीकरण का विरोध करने वाला कारक कौन है? असुरक्षा। कौन है? असुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों को अपने समक्ष समूह में शामिल होना दर्शाती है? तो बच्चों को अपने समक्ष शामिल होना दर्शाती है आपका क्या चीज थी? किशोरा अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था। आइए अगला सवाल है, स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षक शिक्षण मॉडल के सिस्टेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? यह कौन सा चरण प्रमुख है साथियों? प्रस्तुतिकरण का चरण क्या है? प्रमुख है। स्मृति स्तर और बोध स्तर में शिक्षण
मॉडल के सिस्टेक चरण में प्रस्तुतिकरण स्तर। एक डिसलेक्सिया शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है? डिसलेक्सिया का मतलब कौन सा बीमारी होता है? आप लोग तारे जमीन पर देखे हैं, तो तारे जमीन पे भी बचवा का ही रहता है। भाषा संस्करण में कठिनाई हो जाती है डिसलेक्सिया, और डिस्ग्राफिया में लिखने में कठिनाई हो जाती है, तो वहां पे तारे जमीन वाले बच्चा को डिस्ग्राफिया रहता है, बेचारा सही से क्या करता है, लिख नहीं पाता है। और डिसकलोकिलिया होगा तो क्या होगा, गणित के कठिनाई हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है? रेटिंग पैमानों की सीमा कौन सा है? तो बिल्कुल सही, मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कई स्रोतों के अधीन होते हैं। तथा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थी को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब जो बच्चा स्लो लर्निंग करता है उसके लिए आपका कौन सा? तो उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कम से कम काम के कितने न्यूनतम घंटे को निर्दिष्ट करता है? मतलब कितना घंटा शिक्षक को काम करना है? तो 45 घंटा एक सप्ताह में, ठीक है ना। पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार है, तो ये जो पत्राचार के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं ये क्या है? औपचारिक शिक्षा है। क्या है? और गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षा है। क्या है? नॉन फॉर्मल शिक्षा है। कहता है गुप्त गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का जन जाना जाता है। हिडन करिकुलम को किसने दिया था? हिडन करिकुलम की परिकल्पना किसने साबित की थी? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। किसने? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने हिडन करिकुलम का। भारत में 10 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न को सिर्फ निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ये कोठारी अधिनियम के द्वारा आया था, और अब नई शिक्षा नीति के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? हटाया भी जा रहा है, ठीक ना। चलिए, दर्शन दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी जो है ये मूल्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल्य से संबंधित है। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? तो नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा जो है दर्शन शास्त्र के, ये किस प्रकृतिवादी स्कूल से संबंधित है? ओके, कहता है शिक्षा की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो यह किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई साथियों? व्यवहारवादी स्कूल के द्वारा प्रतिपादित। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो द्वंद्ववाद भौतिकवाद की अवधारणा जो है ये किसके द्वारा? मार्क्सवाद के द्वारा क्या है? वर्णित। ओके, कहता है किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? यह किसने कहा था? तो यह प्रसिद्ध कथन है जिद्दू कृष्णमूर्ति का। किसका है? जिद्दू कृष्णमूर्ति का है, जिसने कहा था केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे क्या है? बुद्धिहीन रूप है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? आप लोग को पता है यह अनुच्छेद 14 है। कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का भी। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। ओके, अनुच्छेद 19 में जो है ये आपका क्या है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अनुसार, और 343 में राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। और 46 जो है ये क्या है आपका? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आरंभिक शिक्षा से। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व है। शिक्षा जीवनोन्मुखी है। शिक्षा जीवनोन्मुखी है। कैसी शिक्षा जीवनोन्मुखी है साथियों? ये आपका औपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? जीवनोन्मुखी है। कहता है 35 छात्र को एक कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है, साथ ही छात्र दो में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने छात्र? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों। कहता है 35 छात्र है जिसमें 24 को क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, खेलना पसंद है, और 16 को फुटबॉल। तो 24 + 16 जोड़ दीजिए, 6×4 = 10 और 3×2 = 40, और टोटल कितना है? तो 5 को छात्र दोनों खेलता है, इसमें से 35 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 5। तो 5 छात्र क्या खेलता है? दोनों खेलता है साथियों। कहता है ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए और सी के लिए 3 टिकटों की कीमत 77 है, लेकिन शहर ए से बी के लिए 3 टिकट और शहर ए से सी के लिए 2 टिकट की कीमत 73 है। ए और बी और सी का किराया कितना है? बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। हम बता देते हैं आंसर 13 और 17। एक छात्र ने सही से दुगनी गलती की है। छात्र ने सही से दुगनी गलती की। यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल किए पर प्रयास किया तो उसने कितने सही हल किए? देखिए, जितना सही किया उसका दुगुना क्या किया? अगर मान लीजिए x सही है तो 2x गलती किया। x + 2x बराबर कितना है? 48, यानी कि 3x बराबर कितना होगा? 48, और ये x बराबर कितना होगा? 48 बटा कितना? 3। तो कितना बार में कटेगा? 3 × 3 = 3 × 18। तो लगभग उसने कितना सही प्रश्न किया? 16 प्रश्न सही किया और 32 प्रश्न क्या किया?
गलत किया, कोई दिक्कत तो होगा नहीं आप लोगों को। अगला देखिए, कहता है अनुक्रम क्यू एन के वाट ई में लुप्त अक्षर क्या है? तो अनुक्रम इसमें लुप्त अक्षर आपका क्या है? एच है। क्यू एन के ये घट रहा है, क्यू से एन कैसे हुआ? 3 - 3, फिर -3, फिर -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा साथियों। अनुक्रम 4, 8, 16, तो 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ओके, पता है बाएं से दाएं लुप्त अक्षर का चयन कीजिए। जेड, जेड से फिर क्या घटा? तो यहाँ भी क्या है? घट रहा है। सी से घटा एफ, तो कितना का अंतर है? देखिए सी से एफ घट रहा है, तो सी 3 है, इसमें बढ़ रहा है, लगता है यहाँ घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा घट रहा घट रहा, ऐसे करके घटते घटते आ रहा है। तो सही क्रम क्या होगा इसमें? आपका जे एस एन, जे एस एन। तथा यदि किसी कूट भाषा में कुमार को LVNPS लिखा जाता है तो कोडित किया जाता है, उसी भाषा में इमोशन को क्या लिखा जाएगा? तो इमोशन को क्या लिखा जाएगा साथियों? यू के एल यू भी MNABRS, एक एक बढ़ा के लिखता है। टी का एक बढ़ाइएगा तो क्या होगा? एफ, एम का क्या होगा? एन, ओ का क्यू, ओ का क्या होगा? OP, तो PFNP, उसके बाद टी का क्या होगा? STU, उसके बाद आई का क्या होगा? IJ, उसके बाद ओ का क्या होगा? ओ का फिर यहाँ पर बढ़ा नहीं है। इस तरह से क्या करना है? मात्र एक एक अक्षर बढ़ाते जाना है और लिखते जाना है। आपका सही जवाब क्या होगा? बी। सही जवाब क्या होगा? बी होगा। ठीक, कहता है कक्षा में 31 छात्रों में अनिल और सुनील का का कर्म ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है, कक्षा में नीचे से उन दोनों का क्रमशः क्या क्या अंक होगा? ये तो कुछ नहीं है। कहता है एक कक्षा में 31 छात्रों में सुनील का कर्म ऊपर से 7वां और 11वां है, क्रमशः नीचे से उसका कर्म कितना होगा? 7 और 11। तो 31 में से 7 घटा के क्या कीजिए? 31 -7, तो 10 में 11 में 7, 7 4 11, तो यहाँ कितना बचा? तो 24। इसमें क्या कीजिए? एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 और 21। ओके, कहता है ये इसका अर्थ निकालना है, मतलब अर्थ चेंज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत सिंपल है। आंसर कितना आएगा? सी आएगा। स्पोर्ट्स लोगो से संबंधित है, उसी तरह जैसे नोशन नेशन संबंधित है। जैसे स्पोर्ट्स में लोगो रहता है, उसी तरह नेशन में क्या रहता है? तो नेशन में एंथम रहता है। क्या रहता है? नेशनल एल्बम। 3 और 4 के बीच किसी समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। 3 और 4 के समय किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? ये होगा आपका 3:16 और 4/11 में। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो वर्ग नहीं हो सकता है किसका? जिसका यूनिट फ्रैक्शन कितना हो? 2 हो। उसके बाद क्या हो? 25 वाला तो हो सकता है, 2 वाला नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या नहीं हो सकता आपका? एक सिंगल जीरो वाला नहीं हो सकता, 3 वाला नहीं हो सकता है। इस तरह से आप लोग 9 वाला तो हो सकता है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा साथियों। इसका सही जवाब क्या है? सी, 31,245। 31,245 नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट में जो है यहाँ देखिए 25, 25 है, ठीक है, यहाँ 45 है, 45 किसी का नहीं है तो नहीं होगा। दिया गया है 4x-4y, 9x-4y बराबर 14 और 3x-6 को ऐसे करके आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करिए, करते ही होंगे। कर लीजिएगा, किसी एक को क्या कर दीजिएगा? बराबर कर दीजिएगा, काट दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से और निपटा लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 2 और 1 होगा। कहता है इसका सही जवाब 99 का सही जवाब कितना है? तो 99 का भी बी है। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। चलिए आगे चलते हैं। 100 का सही जवाब आपका क्या है? तो ए है। क्वेश्चन आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहां से जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक, कहता है अगर NC9 और NC8 हो तो NC17 का मान कितना होगा? तो ये दोनों का मान पूछ रहा है, तो इसका मान कितना होगा? डी होगा, 1 होगा मान। यदि 9 विद्यार्थी का औसत 25 है तथा विद्यार्थियों का औसत अंक 81 है, तो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा? 9 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 25 है, ठीक ना? तो तथा विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 81 है, तो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा? 81 है, 18 होना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा? हमको लगता है कि जो भी होगा 45 है।
कहता है 2 विद्यार्थी अनिल और असीमा एक परीक्षा में उपस्थित है। अनिल परीक्षा देने गई, ये सब 104 का कितना जवाब है? बी। आपको क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, देखिए। राम और मोहन मिलकर एक खाई को 12 दिनों में खोद सकता है। 12 दिनों में खोद सकते हैं, जिसे राम अकेला 30 दिनों में खोद सकता है। मोहन अकेला कितने दिनों में खोदेगा? राम और मोहन मिलकर कितना दिनों में? 12 दिनों में। और क्या कहता है? राम अकेला कितने दिन में? 30 दिनों में। 12 और 30 का एलसीएम निकालिए, ठीक ना? कितना आएगा एलसीएम? 60। 12 पंजे 60 और 30 दोनों, तो यहाँ कितना है? 3। 3 काम कौन कर सकता है? तो 3 से भाग दे दीजिए, 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। ओके, एक आध को बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब हम लोग देख रहे हैं साइंस के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक है ना? आइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है साथियों आपका ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। खाना बनाना ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना भौतिक परिवर्तन। पानी का गर्म किया जाना भौतिक परिवर्तन। तो ये दोनों आपका रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि क्या, एक बार खाना बन जाएगा तो फिर वो आपस थोड़े कच्चा पदार्थ बन सकता है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि गाजर में क्या उपस्थित रहता है? क्रोटीन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? क्रोटीन। ओके, कहता है प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है साथियों? तो प्रोटोप्लास्ट है आपका पादप कोशिका, कोशिका भित्ति है। कहता है कौन सा हार्मोन मानव मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है आपका कौन? तो ये करता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है। उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा साथियों? डी होगा। ए ओ बी ओ लिख के क्या करना है आपको? ए से बी को, ओ से बी को, ए से ओ को, ए से गुना कर देना चाहिए, सभी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन प्राप्त करता है? पील्हा। पील्हा को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है एस्पेलिन। एस्पेलिन जो ये पील्हा है, इसी को क्या कहते हैं? आरबीसी का कबरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कबरगाह। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति का परिसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और 20,000 से नीचे के को क्या कहते हैं? अपश्रव्य, और 20,000 से ऊपर को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि वह सभी रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक ना? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तो व्यातीकरण के कारण रंगीन दिखता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? व्यातीकरण का। और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए हैं उसको मैंने अपने चैनल पर करा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पानी की बूंदें तैलीय स्तर पर नहीं चिपकती है। पानी की बूंदें तैलीय स्तर पर नहीं चिपकती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण चिपकने वाले बल का कमजोर होना, यानी कि ससंजक बल का कमजोर होना। किस बल का कमजोर होना? ससंजक बल का। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है साथियों? तो ये इंद्रधनुष बनने का कारण होता है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? पायस मतलब क्या है? जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार कर सके, ठीक है ना? और उसे पायस, दही क्या है? पायस का उदाहरण नहीं है। तथा निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है? सिरका। सिरका की, और सिरका में ही आपको क्या होता है? ये आचार उचार में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या है? सिरका है। सिरका अम्ल है। और सिरका की संरचना क्या है? तो इस पानी में एसिटिक अम्ल का 5% से 8% घोल क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? क्या बात करते हो भैया, सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। कौन है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला? शिवहर। या फिर क्या है? ओके, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है आपका? शेखपुरा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारबार चट्टाने नहीं है? देखिए, धारबार चट्टाने कौन सा जिला में नहीं होगा? तो धारबार चट्टाने कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी जिले में। और इसी में आपका जो है जिला बिहार ऐसे बनता है। यहाँ से क्या है आपका? गंगा नदी जा रहा है। तो बिहार के इधर जो है आपका क्या है? धारबार धारबार कर्म की चट्टाने हैं।
ओके। और ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कैमूर में सिर्फ नहीं है, क्योंकि कैमूर कहाँ है स्थित, तो यहाँ ऊपर चला जाता है, और इसमें विंध्याचल से क्रम की चट्टान है। किस क्रम की? विंध्य क्रम की, याद रखिएगा आप लोग। ओके। अगला है बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्गीकरण की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है? तो बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है आपका कैमूर पक्षी अभ्यारण्य, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ओके, भीम बांध मुंगेर में, और गौतम बुद्ध राजगीर में, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो सबसे कम जिला वाला प्रशासनिक विभाग कौन है? भागलपुर। सिर्फ 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका, ठीक। कहता है निम्नलिखित देशों में से देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो पर्वतीय सीमा सबसे लंबी किसकी होगी? चिली और अर्जेंटीना की होगी। किसकी होगी? क्योंकि चिली और अर्जेंटीना पर जो है आपका एंडीज पर्वतमाला है, जो कि लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है, और सबसे लंबी तटरेखा वाला देश भी कौन है आपका? चिली है। और चिली कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऐसे करके चिली स्थित है साउथ अमेरिका में, ठीक ना, हमें साउथ अमेरिकी महादेश में। ओके, आगे देखिए, कहता है क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? क्षेत्र और देश, रियूनियन फ्रांस, मकाऊ चीन, लापला स्पेन, फॉकलैंड यूके। अब देखिए, कहता है फॉकलैंड तो है, ये क्या है? ये सब क्या है? द्वीप है, और इस सब पर क्या है? अधिकार है। तो चीन, रियूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है ही, और ये रियूनियन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही, हिंद महासागर में स्थित है। ओके। मकाऊ, मकाऊ पर चीन का अधिकार नहीं है, इस पर किसका अधिकार है? तो यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है, मकाऊ पर चीन का अधिकार नहीं है, मकाऊ स्वतंत्र। ला पलाटा स्पेन का, और फॉकलैंड द्वीप यूके का है। फॉकलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के नीचे स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, ओके। तो कहा नहीं है आपका? खंभात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि खंभात की खाड़ी में फ्रेश जल की अधिकता है। नर्मदा और ताप्ती नामक 2 नदियां क्या करते हैं? यहाँ अपना जल विसर्जित करती है। सुरंग और जोड़ने वाली स्थानों को निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यह कौन सा जोड़ा है जो कि आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। यह है आपका जोजिला सुरंग, निर्माणाधीन है, कारगिल और लेह को जोड़ता है, यही जोड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ता है, जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर को, अटल सुरंग लेह और मनाली को, और जोजिला सुरंग जो है ये निर्माणाधीन है, कारगिल और लेह को जोड़ेगा। ये क्या है? गड़बड़ है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसी कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? यह कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बिल्कुल सही, बागवानी की पद्धति। कहता है सुकन्या समृद्धि योजना संबंधित है, तो सुकन्या समृद्धि बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना से संबंधित है। ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति है प्रकलन समिति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लेख लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ओके साथियों। और प्रकलन समिति में सिर्फ और सिर्फ कहाँ का मेंबर होता है? तो लोकसभा का ही सदस्य भाग ले सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है मौलिक अधिकारों से। किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कहता है बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ओके, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। आइए, कहता है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो अनुच्छेद 108 के अनुसार अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष। कहता है अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार का ये कहा जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस में। किसमें? ओ मेरे दिल के चैन। तो आप लोग क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी के केस में। और ये इसको किसके तहत पर से बाधित किया था? आर्टिकल 21 के तहत। इसीलिए कोई सी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल डालिएगा तो वो आपको निजता के अधिकार हनन का केस, आप पर मौलिक अधिकार के हनन का केस कर सकता है। ओके।
तथा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था साथियों? बिल्कुल ही आप लोग सही सोच रहे हैं, इसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई 1949 तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन किन उपबंधों और उपबंधों को प्रभावी किया गया? तो इस दिन जो है आपका नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद को क्या कर दिया गया? कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक ना। नागरिकता निर्वाचन और अंतिम संसद को, और इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस 1930 से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहा था, इसीलिए 26 नवंबर से 2 महीना वेट करके आपको क्या किया? 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? तो कृषि शाख के लिए जो उच्च संस्था है यह आपका है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति के संस्तुति पर की गई थी। ओके, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए? ये किसानों की आय दुगनी करने वाला समिति जो एमएसपी को कहता है एपी इंटू 10 टू पे क्या करना के लिए, वो समिति कौन थी? अशोक देवलाई समिति। कौन थी? अशोक देवलाई समिति थी। ओके, ठीक ना। कहता है आइए, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ है अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी जानकी, ये सभी हैं, यानी कि उपयुक्त में से क्या होगा? एक से अधिक। कहता भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? तो भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का क्या करना? अनुकूल करना। ओके, अगला सवाल है आपका, औद्योगिक नीति संकल्पना 1948 ने प्रस्तावित किया था, ये किसका प्रस्तावित? समाजवादी अर्थव्यवस्था। किसको प्रस्तावित किया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को, सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या था, क्योंकि इसमें 90% जो है समाजवादी विचारधारा था और 10% आपका क्या था? पूंजीवादी विचारधारा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात है 4:1। तथा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 व्यक्ति महिला प्रति 1000 पुरुष है। ओके, अब तो सुधर गया होगा, नया जनगणना होने दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना थी? इस समय कुछ नहीं था, तो ई होगा। इस समय लगभग कितना था? 2020-21 में 8 दशमलव कुछ था, ठीक है ना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके कौन है? एन के सिंह है। और 15वें वित्त आयोग के सचिव भी हम आपको अपने वीडियो में कराए हुए हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतक आवश्यक है? तो मानव विकास जीवन प्रतिशत और मानव विकास का ये जो गणना वाला सूचकांक है, ये कौन दिया था? 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने दिया था। और इसमें आपका जीवन प्रतिशत भी है, स्कूल में प्रतिवर्ष और स्कूल और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल, ये सभी शामिल है। अतः इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। तो साथियों, ये आपका था हेडमास्टर के एग्जाम में 31 जुलाई को पूछे हुए ये 150 प्रश्नों का कंप्लीट ऑपरेशन। आप लोग इसको देखिए और इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का। तो सभी साथियों क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 85,000 सीट है। आप ही को 85,000 सीट पे आप ही तो शिक्षक बनिएगा नहीं, सभी शिक्षक बनेंगे। तो एक काम कीजिए, जल्दी से क्या कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या और वंदे मातरम गीत किस आंदोलन के दौरान गाया गया था, आज के वीडियो में कराया गया है। और आप लोग इस क्लास को क्या कीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले